गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपनी तीसरी किताब अर्थशास्त्र का पहला पाठ। पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। उसमें हमने कल पालमपुर गांव का परिचय देखा था कि वहाँ पर जो है लोग कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। उसमें हमने देखा कि खेती मुख्य क्रिया है, उसके अलावा लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी जो है अन्य क्रियाएं भी वहाँ पर है। परिचय भी हमने उस गांव का देखा कि उस गांव में क्या क्या है, कितने विद्यालय, अस्पताल वगैरह, ये सारे हमने देख लिए। और हमने जाना कि पालमपुर में जो है कृषि क्रिया और गैर कृषि क्रियाएं दोनों ही आर्थिक क्रियाएं होती है। अब देखो आगे, आज देखेंगे अपन उत्पादन का संगठन। उत्पादन आर्थिक क्रिया में क्या होता है? उत्पादन होता है, सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन। तो उत्पादन का संगठन देखो। उत्पादन का उद्देश्य है, यहाँ से देख लो, उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अंडरलाइन कर लो, उत्पादन का उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी जो है लोगों को आवश्यकता है और वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक है। वस्तु और सेवा कोई भी, उसके उत्पादन के लिए जो है क्या आवश्यक है? चार चीजें आवश्यक है, तब वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। सेवा जानते हो ना आप? वस्तुओं में तो किसी भी वस्तु का उत्पादन, गेहूं, ज्वार, बाजरा जो बन गया, मान लो अपने टेबल चेयर बनी, ये भी वस्तुएं। आपकी किताबें, आपका बैग, अपने थाली बर्तन लोटे, ये सब वस्तुएं, इनका उत्पादन होता है, बनाई जाती है और हम इनका उपयोग करते हैं। ये हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। तो वो तो हुई वस्तुएं। सेवाओं में क्या होता है? सेवाओं का भी उत्पादन होता है। जैसे आपको पढ़ना है तो आप शिक्षक के पास जाओगे, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो परिवहन, बैंक, ये सब किस में आती है? सेवा में। तृतीय क्षेत्र है ये आर्थिक क्रिया का। तो देखो इसमें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक है? चार चीजें हैं, वो देखो आप। पहली आवश्यकता भूमि। वस्तुओं और सेवा प्रश्न है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें, कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? तो पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि तो सबके लिए चाहिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन में जैसे हवा है, जल है, बारिश है, ये सब, जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम। पहली आवश्यकता तो क्या है? भूमि, जिसमें भूमि आ जाती है, जल, वन, खनिज, ये सारी चीजें आ जाती है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, मेहनत, जो लोग काम करेंगे। श्रम किसको कहेंगे? जो लोग काम करेंगे, वो आवश्यकता, ये लोग तो काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। प्रत्येक श्रमिक जो चाहे वो शारीरिक रूप से श्रम करे या पढ़ा लिखा है तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना ज्ञान के रूप में श्रम करे। एक शिक्षक भी आपको पढ़ाता है तो वो भी श्रम करता है, और वो किस रूप में? सेवा के रूप में। ठीक है। और एक मजदूर जो मान लो काम कर रहा है, वो भी सेवा दे रहा है। एक वस्तु, किसान जो है वस्तु का उत्पादन करता है, उद्योगों में जो वस्तुएं बनती है वो वस्तु का उत्पादन है। ठीक है। और सब दोनों में क्या लगता है? श्रम लगता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। उत्पादन के लिए तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं। आगत किसको कहते हैं? कि जैसे कृषि में ही उत्पादन हो रहा तो उसके आगते क्या क्या है? बीज है, उसकी निराई गुड़ाई, सिंचाई है, उसमें जो काम में ली जा रही मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर वगैरह, ये है, ये सब उसके उत्पादन के जो है, इसके उत्पादन के स्तर के आगत है ना। प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत चाहिए होते हैं, उत्पादन के लिए चाहिए होते हैं आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है ना, तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? क्या क्या चीजें हैं जिसको हम जो है उत्पादन के लिए पूंजी कहेंगे? ठीक है। उसमें आएगा सबसे पहले औजार, मशीन और भवन। उसमें देखो ये मदे, मदेर आगत सब समझ में आ गया ना आपके? कि आगत तो क्या है? कि जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित जो जो भी वस्तुएं काम में आती है
वो क्या होती है, उसकी उत्पादन की आगत होती है। और मदे, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मद आती है, उसमें है ये औजार, मशीन और भवन। तो औजार तथा मशीनों, एक ही बात हो जाती है, वैसे मिलते जुलते ही है। आज औजारों तथा मशीनों के में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जेनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। किसमें, औजार, औजार और मशीनों में। साधारण चीज से लेकर किसान के एक हल से लेकर ये बड़ी चीजें भी आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। अब आपके प्रश्न यहाँ बनेगा, भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी एक, तो स्थायी पूंजी जिसमें ये आएगा सारा। इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये आपके जो मशीनें हैं, औजार है, साधारण सिंपल औजार से लेकर बड़े से बड़े औजार तक, तो वो स्थायी पूंजी है। किसी भी, जैसे किसान के पास भी एक ट्रैक्टर है, हल है, उसके पास ट्रैक्टर के और क्या क्या औजार है, वो सब उसकी स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी उसको कहते हैं कि एक बार उत्पादन में उसका सहयोग ले लेने के बाद भी वो समाप्त नहीं होती है, दोबारा फिर उसका जो है सहयोग लिया जा सकता है। ले सकते हैं ना ट्रैक्टर का, इनका औजारों का, मशीन, जनरेटर, कंप्यूटर, इन सब का ले सकते हैं दोबारा। तो ये क्या, स्थायी पूंजी है, यानी एक बार प्रयोग में लेने से समाप्त नहीं होती है। तो भौतिक पूंजी भी दो प्रकार की होती है। उसका पहला प्रकार है स्थायी पूंजी, दूसरा है कार्यशील पूंजी। देखो आगे, कच्चा माल, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और उत्पादन के लिए ये भी आवश्यक है, भौतिक पूंजी में आता है। भौतिक पूंजी में कच्चा माल और नगद मुद्रा कोई भी मान लो उद्योग चलाना है, कुछ भी करना, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, मुद्रा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। ये क्या है, तो कपड़ा बुनने के लिए सूत कच्चा माल है, और कुम्हार का जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, उसके लिए मिट्टी कच्चा माल है। तो ये उत्पादन के कच्चे माल। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का हमें उत्पादन करना है तो हमें पैसों की आवश्यकता, जैसे किसान भी फसल का उत्पादन करता है तो पहले तो उसको जो है किसकी, पैसा ही लगाना पड़ता है, जमीन में पैसों की आवश्यकता होती है, उसके बाद उत्पादन होता है, तो पैसों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, कोई ना कोई जरूरी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। मान लो मशीन ही खरीदनी पड़ी, औजार ही खरीदनी पड़े, श्रमिकों को ही पैसा देना पड़ा, तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक पूंजी कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। बताया ना मैंने, स्थायी पूंजी तो एक बार उत्पादन क्रिया में उसका सहयोग ले लेने पर समाप्त नहीं होती है। कार्यशील पूंजी तो हो ही जाती है। कार्यशील पूंजी में क्या आती है, कच्चा माल आता है, तो कच्चे माल से तो वस्तुएं निर्मित हो जाती है, तो कच्चा माल तो दोबारा लेना पड़ता है वो वस्तु बनाने के लिए। और मुद्रा भी जो समाप्त हो जाती है, एक बार दे दिया तो उसी में काम थोड़ी करता रहेगा हमेशा ही, दोबारा देनी पड़ेगी। तो वो कैसी पूंजी है, कार्यशील पूंजी है। ठीक है, तो ये भौतिक पूंजी दो प्रकार की हुई। आगे देखो, कच्चा माल नकद ये हो गया। आगे चौथी चीज, अब चौथी चीज क्या आवश्यक होती है उत्पादन के लिए, पहला भूमि हो गया, और दूसरे में श्रम हो गया, तीसरे में भौतिक पूंजी हो गई। जो भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब चौथी, एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको, श्रम उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, और आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। चौथी, उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता है, मानव पूंजी की। भाई आपके पास भूमि भी है, आपके पास श्रम भी है, पूंजी भी है, भौतिक पूंजी भी है, लेकिन आप उन सब का उपयोग कैसे करोगे, वो उपयोग के लिए जो है मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। और मानव पूंजी जितनी अच्छी विकसित होती है, वो इन वस्तुओं का जो है अच्छे से अच्छा उपयोग करती है और अच्छे से अच्छे उत्पादन में सहयोग देती है। ठीक है,
तो क्या करते हैं इसमें, आप स्वयं उपभोग हेतु, बाजार या बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, अब इन सबको मिलाकर आपको जो है कैसे उत्पादन करना है, उसके लिए आपको ज्ञान की और कौशल की आवश्यकता पड़ती है, उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है, ज्ञान दिमाग लगाना पड़ता है। अब मान लो कोई उद्योग खोल रहा है तो उसको आगे से आगे ज्ञान ज्ञान होना ही चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है और आपने वो व्यवसाय खोल लिया या वो काम कर रहे हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो वो जो है उत्पादन आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, या फिर आपको ज्ञान और आप उद्यम नहीं कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो उस पर, तो भी उत्पादन नहीं होगा। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव पूंजी। एक मानव जिस कार्य के लिए जितना अच्छा कुशल होगा, वो कुशल मानव पूंजी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, किसी कार्य में कुशल हो, वो ही अच्छी मानव पूंजी होता है। तो इनको भूमि को, श्रम को, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए जो ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। मानव पूंजी कहा जाता है आजकल, उसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी। तो उत्पादन के लिए चौथी आवश्यकता किसकी हो गई? मानव पूंजी की। जिस देश के मानव पूंजी विकसित होगी, वो देश उतना ही उत्पादन में आगे होगा। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। अगला अपना आएगा पार्ट ही मानव संसाधन, तो उसमें हम मानव पूंजी के बारे में जानेंगे। आगे देखो, ये कारखाने में मशीनों पर कार्यरत श्रमिक है, चित्र में दिखाए हुए हैं। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। भूमि, भूमि तो क्या है? कारखाना या भवन भी कह सकते हैं, जैसे स्कूल वगैरह ये चलाते हैं, अस्पताल, ये भवन होते हैं ना, इसमें ये कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी, भवन। तो चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, भूमि क्या है? कारखाना। श्रम कौन है? ये श्रमिक करने वाले लोग। और स्थायी पूंजी कौन सी है? मशीनें, है ना, मशीनें स्थायी पूंजी है। आगे देखो, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इस पे भी अंडरलाइन करो। उत्पादन कब होता है? भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब यहाँ भी प्रश्न बनेगा, उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें आएगा भूमि, श्रम और पूंजी। यहाँ भौतिक भौतिक पूंजी को हम पूंजी ही कहेंगे, जिसमें दोनों आ जाएगी, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित यानी जोड़कर, जो संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक के कारक कहते हैं। तो उत्पादक के कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम और पूंजी। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को क्या कहेंगे? पूंजी ही कहेंगे। इस अध्याय में हम इन 3 कारकों पे ध्यान देंगे ज्यादा, भूमि, श्रम और पूंजी पर। मानव पूंजी को हम अगले अध्याय में विस्तृत पढ़ेंगे। तो अब हम पालमपुर की देखेंगे। इसमें पालमपुर की कहानी को पढ़ रहे हैं अपन, पालमपुर के बारे में जान रहे हैं, लोगों का व्यवसाय। तो इसमें जो है हम इन 3 कारकों को अधिक सीखेंगे। कौन कौन से 3 कारक? भूमि, श्रम और पूंजी को। ठीक है, अब अगला है अपना ये पालमपुर में खेती। तो इसमें जैसे भूमि, सबसे पहले हम पालमपुर की भूमि को लेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे अपन। आप इनको समझते भी जाओ। और आज मैंने आपके याद करने के लिए दिया है, व्हाट्सएप पे देखना। पार्ट 1 जो हमने मई में पढ़ा था, भारत की आकार और स्थिति, वो चैप्टर आपको याद भी करना है। कल इसके प्रश्न दे दूंगी मैं आपको, तो थोड़े याद भी कर